सुजल शाह, प्रेजेंट सर। वेदा तिम्मार, प्रेजेंट। मोनिश मालिक, प्रेजेंट सर। राणा हैनिल, चौधरी आदित्य, प्रेजेंट सर। नंदिनी बैरट, प्रेजेंट सर। यक्ष बदानी, प्रेजेंट सर। देवांश वोरा, प्रेजेंट सर। ध्वनि चौधरी, प्रेजेंट सर। प्रीत पटेल, एल्वीना वसावा, प्रेजेंट सर। क्रिश सोलंकी, प्रेजेंट सर। देवांग जलावाडिया, प्रेजेंट सर। देव बलोडिया, प्रेजेंट सर। विशेष पटेल, प्रेरक टेलर, प्रेजेंट सर। रौनिक गामित, प्रेजेंट सर। विजय पटेल, नैति चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, प्रेजेंट सर। गौरव वटानी, प्रेजेंट सर। जिया पटेल, प्रेजेंट सर। तन्वी चौधरी, वंश पटेल, हर्ष पटेल, निदीक्षा पांड्या, हुसैन पठान, ब्रज गामित, प्रेजेंट सर। जस्टिन गामित, प्रेजेंट सर। प्रियांशु जरीवाला, प्रेजेंट। हेतवी गामित, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, मीत गामित, आयुष पटेल, प्रेजेंट सर। जय जरीवाला, चलो किसी का अटेंडेंस रह गया तो बता दो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द क्लास। सर नहीं चौधरी। किसका रह गया? नैति चौधरी। नैति चौधरी। अटेंडेंस क्यों नहीं बोला? नैति चौधरी और परवा चौधरी। परवा चौधरी का भी हो गया। और गामित हेतवी। गामित हेतवी। सर विशेष पटेल। विशेष पटेल। चलो इसके अलावा कोई रहता है तो बताओ। ऑल डन? तन्वी परमार। यस, तन्वी परमार इज प्रेजेंट। ओके,
चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अब सब हो चुके हैं। और कोई रह गया तो बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। चलो, तो हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ डिस्कस किया था। आज हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। नहीं दिख रहा? अब देखो, नहीं, हाँ अभी आया प्रेजेंट। अब दिख रहा है ना सबको? हाँ सर अभी दिखी। वेरी गुड। चलो, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो आपने देखा होगा, कोई क्रिकेट का प्लेयर, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट किसको पसंद है? सो क्रिकेट में जब हम कैच पकड़ते हैं, कोई प्लेयर मान लो बॉल को कैच कर रहा है ना, कोई बॉल आ रही है बड़ी ऊपर से, और इस बॉल को एक प्लेयर गया आगे कैच करने के लिए। तो जब हम किसी बॉल को कैच करने जाते हैं, ठीक है, बॉल को जब हम कैच करते तो होता क्या है, प्रीत पटेल, है ना, बॉल को जब हम कैच करते तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को थोड़ा नीचे कर देते हैं। जब हम कैच करते हैं तो हम हाथों को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जिससे हमारे हैंड्स पे ज़्यादा तेजी से बॉल लगती नहीं है। अगर कोई सीजन का बॉल है और सपोज करो बहुत हाइट ऊपर से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को थोड़ा नीचे कर देते हैं और फिर कैच को पकड़ते हैं, है ना, थोड़ा हैंड को लोअर करके फिर कैच को पकड़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बॉल की वजह से जो फोर्स लग रहा है, बॉल की तो स्पीड बहुत ज़्यादा है और बहुत स्पीड में बॉल आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है। तो अगर आप अपने हाथों को नीचे नहीं करोगे और ऐसे ऊपर हाथ, बचपन में हम क्या करते थे, कोई बॉल आती थी तो हम ऐसे ऊपर हवा में देख के बॉल को पकड़ते थे ऐसे हाथ करके, ठीक है, ऐसे हम कैच करने जाते थे। जब हम ऐसे कैच करते तो हमारी हाथों में बहुत तेज़ी से लगती है बॉल, लेकिन जब हम हाथ को नीचे करके बॉल को कैच पकड़ते हैं तो हमारे हैंड्स पे ज़्यादा तेज नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स। हमने फोर्स का वैल्यू पढ़ा है। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो यू कैन राइट चेंज इन मोमेंटम एज फोर्स टाइम्स dt। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखो, अगर आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, if your time interval is very very less, then you can see that your impulse is very more. Change in momentum is also known as your impulse. समझ आया? मतलब कभी भी बॉल आपको लगेगी तो बहुत ज़्यादा फोर्स से लगेगी, है ना। इफ़ योर टाइम इंटरवल इज़ वेरी लेस
तो बॉल की जो फोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आप जब हाथ नीचे करते हो तो नीचे करने से क्या होता है, आप टाइम इंटरवल को इंक्रीज करते हो। सो टाइम इंटरवल को इंक्रीज करते हो तो आप पे जो इम्पल्स लगता है वो बहुत कम हो जाता है ना, मतलब असली में जो लगना चाहिए उससे कम हो जाता है। इसलिए हम जब भी कैच पकड़ते हैं तो हम नीचे हाथ करके पकड़ते हैं, ऊपर हाथ करके नहीं पकड़ते, है ना। जैसे ही बॉल हमारे हाथ में आती है तो हम हाथों को नीचे कर लेते हैं, जिससे हमारे हैंड्स पे इम्पैक्ट जो है उसका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखो हमने यहाँ पे अप्लाई किया बॉल को कैच करने में। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकली थोड़ा फील होगा कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अब कोई पर्सन है, सपोज करो ये पर्सन है और इसके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि ये सीमेंटेड रोड पे जाए। ये पर्सन ना है, ये बहुत ही शैतानी है, बहुत ही तूफानी आदमी है और इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये सीमेंटेड रोड पे जाए, बहुत ही तूफानी आदमी है। गुजराती में आप इसको क्या बोलते हो, जो बहुत तूफानी होता है? मस्तीखोर। मस्तीखोर। सो आ बहु मस्तीखोर छे, बधाने समझ पड़े ने। और इसके पास दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारी सैंड है। ये पूरी रोड जो है सैंड से बनी हुई है और दूसरी वाली पूरी रोड सीमेंट से बनी हुई। दिस रोड इज मेड अप ऑफ सैंड। सो बताओ ये मस्तीखोर वाला जो आदमी है ये कौन सी रोड चूज करेगा? ए चूज करेगा कि बी वाली चूज करेगा? सैंड वाली चूज करेगा, है ना। क्यों आपने सैंड का नाम लिया? वेरी गुड। वाई? क्योंकि वो मस्ती करता है। मस्ती करता है, तो मस्ती करता है तो वो कभी भी गिर भी सकता है। अगर वो गिरेगा तो उसको चोट कहाँ पे कम लगेगी, सीमेंट वाले पे कम लगेगी कि सैंड वाले पे? सैंड वाले, है ना। सो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कैसे लगाना है। देखो अगेन यू हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ हियर। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब आपने वैसे तो आंसर दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन अब इसको न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से रिलेट करो जिससे आपको इसका रियल रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, असली में उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि सैंड पे उसको कम लगी और सीमेंट रोड पे उसको ज़्यादा लगी। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, तो वो आंसर आपको पता चलेगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स which is equal to rate of change of momentum। अब जब वो सीमेंट वाली रोड पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा तेजी से आएगा, है ना। जब भी सीमेंट वाली रोड पे हम गिरते हैं तो सपोज करो मैं अगर 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा हूँ तो अचानक से मेरी स्पीड अगर 0 हो जाए तो मेरी वेलोसिटी में चेंज बहुत तेज़ी से आया, तो बहुत तेज़ी से चेंज आएगा और इस चेंज के लिए टाइम बहुत कम लगा। योर dt टाइम इज द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यू कैन से टेक ऑलमोस्ट 0.5 सेकेंड्स। सो 0.5 सेकेंड्स में अगर मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 0 हो गई तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मेरे को ज़्यादा इंजरी होगी ऑन दिस सीमेंटेड रोड। और यही बात अगर मैं सैंड की करूं तो सैंड में क्या होगा
है ना। अगर मैं सैंड की बात करूं तो सैंड में जब ये लड़का भागेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, और जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो नहीं होगी, जीरो तो होगी फाइनली, बट जैसे इसमें इसको टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पे इसका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। इट टेक्स ऑलमोस्ट 0.7 टू 0.8 सेकेंड्स। तो सैंड ने क्या किया, इसके टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया, और जब टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज हो गया तो आपका एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाएगा तो इसी बच्चे को, तूफानी बच्चे को, सैंड में इंजरी कम होगी और सीमेंटेड रोड पे इंजरी ज़्यादा होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। This is because of Newton's second law of motion. The rate of change of momentum in the cemented road is more as compared to the rate of change of momentum on the sand. Hence, this boy will prefer to move on this sand road as compared to this cemented road. All of you are getting this? हाँ, तो ये चीज आपको सीखनी है। अब अभी तक हमें ये सब तो पता चलता था क्योंकि प्रैक्टिकली हमने इसको फील किया, बट इसको न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको रिलेट करना है। अब नाउ यू हैव टू रिलेट द थिंग्स विद द न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, चलो तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा आपको मजा आएगा। यू विल एंजॉय लर्निंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास ट्रेन है, दिस इज योर ट्रैक, यहाँ पे आपकी ट्रेन आ रही है। अभी हुआ क्या, एक ट्रेन तो यहाँ पे आ रही थी और सडनली दूसरी ट्रेन भी इसी ट्रैक पे खड़ी हुई थी, है ना। यहाँ पे एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई थी पर ड्राइवर ने देखा नहीं, तो ड्राइवर ने इस ट्रैक पे अपनी ट्रेन भी चला दी, है ना। यहाँ पे एक ट्रेन आ रही थी ए, और यहाँ पे एक बी ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे थी। ठीक है, अब ड्राइवर तो था थोड़ा शैतानी था, ड्राइवर भी आप कह सकते हो, मतलब ऐसा। अब ये कौन है ओके सर वाला? हु इज दिस? ये तो ड्राइवर से भी ज्यादा शैतानी निकला। चलो, तो ये ट्रेन का ड्राइवर क्या हुआ, सेम ट्रैक पे ले आया जिस ट्रैक पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई थी। अब जब ये वाली ट्रेन इससे कोलाइड करेगी तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। वैसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फास्ट मूविंग ट्रेन है, और ट्रेन की रफ्तार कितनी होती है आपको पता है? अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी की जो स्पीड होती है कितनी होती है आपको पता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस? No, sir. You don't know. The speed of Rajdhani Express is 140 km per hour. So 140 km per hour से ये ट्रेन आ रही है, और ये स्टेशनरी ट्रेन के साथ जब ये टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो एकदम से इस वाली ट्रेन को बहुत डैमेज हो जाएगा। और वो डैमेज इसलिए होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 140, और इस ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। जब टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी टकराने के बाद। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखो, इस ट्रेन का मास कितना होता है आपको पता है? किसी भी ट्रेन का मास कितना होता है आपको पता है? एनीवन नो व्हाट इज द मास ऑफ द ट्रेन? अरे ट्रेन में ट्रैवल तो सब लोग करते हो ना। Yes, sir. फिर मास नहीं पता आपको? अपना मास पता है आपको? खुद का मास पता है?
ट्रेन का मास होता है 2.7 से लेके Yes, sir. 5.4 टन्स, ठीक है। टन्स में होता है, टन्स। टन्स का मतलब होता है 1000 kg। एक टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलोग्राम। 1000. और 1 मेट्रिक टन में कितने टन्स होते हैं? 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1 टन विच इज इक्वल टू 1000 kg। तो 1000 इंटू 5.4 करो तो ये हो जाएगा आपका 5400 kg। इतना ज़्यादा मास, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी, और जब एकदम से रुक जाएगा टकराने के बाद तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना ज़्यादा होगा। एंड ड्यू टू दिस more and more rate of change of momentum, external force is very large. If this external force is very large, then I can say that ये जो स्टेशनरी ट्रेन होगी इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी है इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, पूरी चकनाचूर हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज ड्यू टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। गेटिंग इट? इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप देखते हो डे टू डे लाइफ में। कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कार का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उसकी वजह से इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए भी डिस्ट्रॉयबल होता है और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी डिस्ट्रॉयबल होता है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बॉक्सर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बॉक्सर क्या करता है? बॉक्सर की फाइटिंग देखी है आपने? Yes, sir. ये दो बॉक्सर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे जब, तो सपोज करो ए वाले ने बी वाले को जोर से पंच मारा, तो जब ए वाला बी को पंच मारेगा तो बी वाला अपना हेड थोड़ा सा पीछे कर लेगा, थोड़ा सा पीछे हेड कर लेता है। जब वो पंच मारता है तो वो अपना हेड पीछे कर लेता है। क्यों ऐसा करता है? ताकि उसको मुक्का नहीं लगे। अरे वो वाला नहीं, वो तो मुक्का नहीं लगे, वो तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूं जब इसको ए वाले ने बी वाले को मार दिया उसके बाद भी वो अपना हेड पीछे करता है, क्योंकि उसके हेड का मूवमेंट बहुत फास्ट। हेड का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पंच, तो चेंज इन मोमेंटम उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, टाइम इंटरवल उसको ज्यादा मिल जाता है। ये बिल्कुल वही फंडा है जब आप किसी बॉल को कैच करते हो तो आप अपने हाथ को नीचे करते हो। सो जब आप अपने हाथ को नीचे करते हो तो आप असल में करते क्या हो? आप ये टाइम इंटरवल को इंक्रीज करते हो। जब आप टाइम इंटरवल को इंक्रीज करते हो तो एक्सटर्नल फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाया मैंने कि जब ये बॉक्सर बी है, जब अपना हेड पीछे करता है ना, तो इसका टाइम इंटरवल इसको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, और टाइम इंटरवल ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉक्सिंग का जो पंच इफेक्ट होगा इसके सिर पे वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम। और अगर ये अपना सिर पीछे नहीं करेगा तो ये टाइम इंटरवल इंक्रीज नहीं होगा। अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज नहीं होगा तो इसके सिर में इतनी जोर से लगेगी कि ये एकदम नीचे ही गिर जाएगा फिर। ठीक है? सो अगेन यहाँ पे आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स को कम करने के लिए। ठीक है, चलो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 2000 kg, सपोज एक मोटरसाइकिल है, उसका मास हमें गिवन है 2000 kg। is moving over a horizontal road with a uniform velocity
एक मोटरसाइकिल हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है. इफ दिस मोटरसाइकिल हैज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब मैंने इस मोटरसाइकिल को स्टॉप कर दिया बाय प्रोवाइडिंग द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then what is the force of friction between the tires of force and the road? So you have to find the friction force. मोटरसाइकिल की टायर पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन, है ना. सो हमें पता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है ना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे वो कोई भी साइकिल हो, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है रोड पे, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स हमेशा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा. मोटरसाइकिल आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उसको कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ. अगर मोटरसाइकिल आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा. तो क्वेश्चन में यही बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स. सो फ्रिक्शन फोर्स वी नो दैट जितना फोर्स आगे जाने के लिए लग रहा है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का अगर हो जाए तो मोटरसाइकिल स्टॉप हो जाएगा, है ना. यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स. जितना फोर्स आगे जाने के लिए लग रहा है, अगर उतना ही मैं फ्रिक्शन फोर्स लगा दूंगा तो मोटरसाइकिल आपका अपने आप स्टॉप हो जाएगा. फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2000 into -1.5 acceleration is given, so you will get -3000 Newton. माइनस का मतलब है कि आपकी फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी which is always opposite to the direction of force. ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ. एक और एग्जांपल करते हैं. सपोज करो एक कार है, ना, एक कार आपको दिया हुआ है और इस पे हमने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का. एक कार पे हमने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का. तो फाइंड करो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. आप लोग सब ट्राई करोगे. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार इफ मास इज गिवन टू यू 800 kg. बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा. What is the acceleration of the car if force is 200 Newton and mass is 800 kg? ये सबने निकाल लिया. $39 मैसेजेस आ गए. किसके मैसेज आए इतने सारे. गौरव बटानी, हुसैन पठान. अटेंडेंस देने सब लोग आते हैं लेकिन क्लास सब बच्चे अटेंड नहीं कर रहे. तो मैं आपके देख रहा हूँ कौन कौन अभी प्रेजेंट है. बहुत सारे बच्चे मीटिंग से लीव हो गए. आयुष पटेल भी लेफ्ट हो गया. देव भलोड़िया, देवांग, देवांश, ध्वनि, एल्वीना, गौरव बटानी, जस्टिन गामित, क्रिश सोलंकी, मीत गामित, मोनिज मालिक, नैती चौधरी, प्रेरक टेलर, तन्वी परमार, वेदा धिम्मार, प्रिंस राठौड़, रौनिक गामित एंड विशेष पटेल. इतने ही बच्चे. ओनली 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग. 29 थे. हाँ, स्टार्टिंग में 29 थे, अब 20 हो गए. मतलब आधे बच्चे तो खाली अटेंडेंस लेने आते हैं, क्लास करने नहीं आते हैं. ठीक है ना. इससे मुझे ये पता चल गया कि आप में से जो आधे से ज़्यादा बच्चे तो खाली अटेंडेंस के लिए आते हैं.
दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाँ, द सर। क्लास। हाँ भी बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको बोलते हो। They were present. After the meeting, they were present. सर हम तो है ना। चलो आंसर बताओ क्या आया, सॉल्व किया? यस देवांग, देव बलोडिया, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है? एल्वीना, नैती, तन्वी, वेदा, अंजना गामित, रोल नंबर 6। बेटा क्लास में क्यों आए हो आप? क्लास तो खत्म होने वाली है 5 मिनट में। लास्ट के 5 मिनट्स में क्या मतलब है आने का? अंजना गामित, हेतवी गामित है, ओके। यस आप लोग आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हो? मेरे को पता नहीं चल रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे। kg. यस 600 kg. 600 kg। एक्सेलरेशन मैंने बोला है आपको, मास थोड़ी बोला है। एक्सेलरेशन क्या होगा? A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। फोर्स आपको पता है 200 न्यूटन, मास आपको पता है 800। एक्सेलरेशन विल बी 1/4 विच इज 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। सपोज करो एक व्हीकल है, अब इसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू और फोर्स भी आपको पता है, इफ द फोर्स अप्लाइड इज 50,000 न्यूटन, then find the mass of this body. What is the mass of this body? Again you have to apply the second law. Newton's second law is F equal to mass into acceleration. Newton's second law आप ऐसे भी लगा सकते हो और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आप ऐसे भी लगा सकते हो, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस बोथ आर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको कल बताया था, कल हमने इस पर काफ़ी डिटेल में बात करी थी। F इज इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो कई कई जगह पे हम F इक्वल टू एम ए लगाएंगे, कई कई जगह पे हम F इक्वल टू डी पी बाई डी लगाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? मास पूछा है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा? F अपॉन ए। तो फोर्स को एक्सेलरेशन से आप डिवाइड कर दोगे, 50,000 अपॉन 10, you will get 5,000 kg. It depends on the situation. अब एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कब हमें मोमेंटम वाला इक्वेशन यूज़ करना है, कब हमें एम ए वाला इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, सपोज करो एक आयरन का स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर ऑफ आयरन और इसका मास है 1 kg। दिस इज आयरन स्फीयर हैविंग अ मास ऑफ 1 kg। इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ऑन अ सीमेंटेड रोड, दिस रोड इज गिवन यू सीमेंटेड। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। 50 मीटर चलने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। आफ्टर 50 मीटर्स दिस आयरन स्फीयर कम्स टू रेस्ट एट दिस पोजीशन
then you have to find the force of friction between the sphere and the floor. आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है कि इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा कि फाइनली ये आपका बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा. सो हमें पता है कि इस बॉल का जितना फोर्स आगे की तरफ होगा उतना ही फोर्स अगर पीछे की तरफ लगा दूंगा तो ये बॉल आप थोड़ी टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगा. सो पहले हमें बॉल का आगे की तरफ फोर्स निकालना पड़ेगा. कैपिटल F इज इक्वल टू ma. सो मास तो मुझे पता है 1 kg का स्फीयर है. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू अपॉन टी. यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन हियर. आपको फाइनल वेलोसिटी पता है लेकिन आपको टाइम नहीं पता है ना. सो टाइम नहीं पता है तो ये वाला इक्वेशन नहीं लगेगा. यू हैव टू यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s. तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा. यहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी और इतना ही फोर्स अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे, इतना ही फोर्स अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे तो कुछ टाइम बाद आपका बॉल स्टॉप हो जाएगा. चलो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की? व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? वेरी गुड. इनिशियल वेलोसिटी बॉल का कितना दिया है आपको? 20 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है ना. सो सिंपली आपको इक्वेशन में पुट कर देना है. मास इज 1 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, डिस्टेंस इज गिवन यू 50 meters. सो यू विल राइट 2 into 50. सो यहाँ से आपका फोर्स देखो कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन. आपका कैपिटल F कितना आया? -4 न्यूटन. कैपिटल F विल बी -4 न्यूटन. तो हमें पता है कि फ्रिक्शन वाला फोर्स हमेशा कैपिटल F के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो अगर कैपिटल F आपका -4 न्यूटन आया है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? इट विल बी +4 न्यूटन. इट विल ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस कैपिटल F. If capital F is your -4 Newton, then your friction force will be +4 Newton. All of you are getting this? Yes? सबको एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं? वेरी गुड. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे. आज सब लोग आप लोग ट्राई कर लेना बेटा. और आज मैं और एग्जाम्पल्स आपको दूंगा. इस तरह के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि फिजिक्स में असली में आपको क्या पढ़ना है. इफ़ यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस देन यू डोंट गेट एनी आइडिया. क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा. Yes, sir. ठीक है. ओके बेटा. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Bye bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय. Bye, sir. ओके. बाय बाय. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय.